नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय, उसके साथ साथ कृतियां एकदम आसान तरीके से लिखना बताएंगे। दोस्तों, अगर आप सब भी कक्षा 12वीं में हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिल जाता है किसी न किसी सेट में। और साहित्यिक परिचय पूरे 10 नंबर में पूछा जाता है, जो कि 2 साहित्यिक परिचय लिखना होता है, एक गद्य से और एक पद्य से। ठीक उसी पद्य से एक महत्वपूर्ण कवि का साहित्यिक परिचय है मैथिली शरण गुप्त का। मेरे दोस्त, आप सब इस साहित्यिक परिचय को किसी क्वेश्चन बैंक से तुलना मत कीजिएगा, क्योंकि आप सबके क्वेश्चन बैंक में किसी कवि का साहित्यिक परिचय कम से कम 250 से 300 शब्दों में लिखा गया रहता है, और बोर्ड एग्जाम में आप सभी से 80 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है। तो आप सभी को सबसे छोटा तरीका और सबसे आसान तरीका बताएंगे, जिससे आप सब पूरे 80 शब्द में लिख भी पाएंगे और पूरे 5 में 5 नंबर प्राप्त भी कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आप सबको नामांकन कर देना है, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि आप किस लेखक, किस कवि या फिर किस काव्यत्री का साहित्यिक परिचय लिखने जा रहे हैं। उसके बाद से मेरे दोस्त, आप सभी को जीवन परिचय हेडिंग डालना होगा। अब बहुत से मेरे भाई कहते हैं कि जब साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो जीवन परिचय क्यों लिखेंगे। तो मेरे दोस्त, हमें भी ऐसा कुछ लगा कि जीवन परिचय क्यों लिखते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जीवन परिचय इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर पूरी बायोडाटा को छाप देंगे तो जीवन परिचय में बदल जाएगा, जो कि हम सबसे जीवन परिचय नहीं बल्कि साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। इसलिए जीवन परिचय हेडिंग डालकर कुछ बातों को लिखना होता है, जैसे उनका जन्म कब हुआ, किस स्थान पे हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, कहाँ पे रहा करते थे, उन्होंने कौन कौन सी पढ़ाई किए और कहाँ से किए, उनकी मृत्यु कब हुई। इन सब बातों को जीवन परिचय में लिखा जाता है, और उसके बाद से जो बचे हुए शब्द होते हैं साहित्यिक परिचय में लिखना होता है, और ठीक उसी बातों को यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के चिरगांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनके जन्म की बात करें तो 1886 ईस्वी में हुआ था, और जन्म स्थान की बात करें तो झांसी के चिरगांव में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे। मेरे दोस्त, जो मैथिली शरण गुप्त है, इनके पिताजी की बात करें तो सेठ रामचरण गुप्त जी है, जो कि हिंदी साहित्य में अच्छे कवि थे। हिंदी साहित्य का मतलब होता है हिंदी भाषा में जो रचनाएं लिखी जाती है, हिंदी भाषा में जो कविताएं लिखा जाता है, जो उपन्यास लिखा जाता है, जो निबंध लिखा जाता है, उसी को हिंदी साहित्य कहा जाता है। और उसी के क्षेत्र में ये अच्छे कवि थे। इन्हें अपने पिता से ही कविता की प्रेरणा प्राप्त हुई। मेरे दोस्त, ये बात सिंपल सा है कि अगर माता पिता के अंदर संस्कार है और वो शिक्षित है तो उनकी आने वाली पीढ़ी पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। ये आजकल के लोग हैं जो पुरानी परंपराओं को गलत साबित कर दे रहे हैं। नहीं तो सही मायने में देखा जाए तो अगर माता पिता के अंदर अच्छी संस्कार है, अच्छी शिक्षा है, तो उनकी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो भी सही रास्ते पर और शिक्षित और संस्कारित होगी। ठीक ना। देखिएगा, गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा का मतलब होता है अच्छी संस्कार, वो घर पर ही प्राप्त हुआ। इसी कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई, यानी कि जो इनके काव्य की भीतर की भावनाएं थी वो सक्रिय हुई। और उसके साथ साथ लिखेंगे सन 1964 ईस्वी में सरस्वती का यह उपासक परलोक सिधार गए। मेरे दोस्त, आप सभी को इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई, इन सब बातों को तैयार रखना है, याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर का मेन फोकस उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनके माता पिता का नाम ही होता है। ठीक ना। इसलिए आप सब इसको तैयार रखिएगा। इतना लिखने के बाद से साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, और साहित्यिक परिचय में लिखेंगे गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि थे। जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वो राष्ट्र प्रेमी कवि थे। जो कवि अपने देश से प्रेम करता है, जिस कवि के अंदर देशभक्ति की भावना होती है, और जो देश के प्रति समर्पण और बलिदान की भावना अपनी कविताओं में व्यक्त करते हैं, उसी को देश प्रेमी कवि कहते हैं। तो जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वो राष्ट्र प्रेमी कवि थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट कूट करके भरा है। इसी कारण से इनको हिंदी साहित्य के विद्वानों ने राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया।
जो मैथिली शरण गुप्त जी है ना, इनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। इसलिए हिंदी साहित्य के विद्वानों ने, इनके अलावा और भी हिंदी साहित्य में विद्वान रहे होंगे, तो उन सभी विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। और यहाँ पे एक प्रश्न आप सभी को ध्यान रखना है, बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो आप सभी को तुरंत जवाब देना है, मैथिली शरण गुप्त को सम्मानित किया गया था राष्ट्र कवि की उपाधि से। इनकी पहली पुस्तक रंग में भंग थी, लेकिन इनकी पुस्तक भारत भारतीय ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध किया। इनकी पहली पुस्तक रंग में भंग था, लेकिन मेरे दोस्तों भंग हो ही गया, वो सक्सेस नहीं हुआ। किताब तो इन्होंने लिखा और उसका नाम भी रखा रंग में भंग, लेकिन वो भंग हो गया, यानी कि सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने मेरे दोस्त हार नहीं मानी, अगली किताब को लिखना शुरू किए और उस किताब का नाम था भारत भारती। और इस भारत भारती ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध किया। मैथिली शरण गुप्त के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी, लेकिन इन्हें भी साबित करना था और लोगों के दिल में एक जगह बनाना था कि ये सच में एक सच्चे देशभक्त एवं राष्ट्र प्रेमी थे। तो ठीक उसी प्रकार से इन्होंने किताब लिखना शुरू किए, लेकिन पहली किताब जो थी वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई, यानी कि सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने हार नहीं माना, निरंतर प्रयास करते रहे और एक किताब का नामांकन किए जिसका नाम था भारत भारती। और उसमें अपनी देशभक्ति को इस तरीके से दर्शाएं, अपने कामकाज को इस तरीके से दर्शाएं, अपनी कविताओं को इस तरीके से लिखे जिससे लोगों के दिल में एक स्थान बन गया और वो विश्वास कर लिए कि सच में मैथिली शरण गुप्त एक सच्चे देशभक्त एवं देश प्रेमी है, ठीक ना। उसके बाद से देखिएगा, इन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की, उसी के फलस्वरूप ये लोगों के प्रिय कवि बन गए। मेरे दोस्त, संजीवनी जिस तरीके से हनुमान जी लाए और लक्ष्मण मूर्छित थे, उन्हें जिंदा कर दिया गया, तो ठीक उसी प्रकार से हिंदी साहित्य को इन्होंने निम्न स्तर से उच्च स्तर तक दिखाने का काम किए हैं, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचाने का काम किए हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इन्होंने अपनी कविताओं में इस तरीके से देशभक्ति की भावना को प्रकट किए हैं जिससे लोग इन्हें सच में राष्ट्र प्रेमी कवि मानते हैं। इतना लिखने के बाद से मेरे दोस्त आप सभी को कृतियां भी लिखना होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहा जाता है कि साहित्यिक परिचय लिखते हुए कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो साहित्यिक परिचय तो हो गया, लेकिन साथ में आप सभी को कृतियां भी लिखना होगा। कृतियां में लिखेंगे, गुप्त जी की रचनाएं दो प्रकार की हैं। पहला है मौलिक रचनाएं, दूसरा है अनुदित रचनाएं। लेकिन ये कोई खास जरूरी नहीं है कि आप लिखिए मेरे दोस्त। अगर आप इस तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं तो आप सिंपल सी उनकी रचनाओं को दर्शा दीजिएगा, लेकिन 4-5 रचनाओं को जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखिएगा, मान लीजिए आप यहाँ पे हेडिंग बना दिए मौलिक रचनाएं, अनुदित रचनाएं, लेकिन आप क्या पता चला कि अनुदित रचनाओं को मौलिक रचनाओं में दर्शा दिए और मौलिक रचनाओं को अनुदित रचनाओं में दर्शा दिए। उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको नहीं याद है कि कहाँ पे क्या लिखना है, तो आप इन दोनों को हटा दीजिएगा, इनकी रचनाओं को दर्शा दीजिएगा। कृतियां हेडिंग डालकर लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियां निम्न है, उसके बाद से इनकी रचना भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस, मेघनाथ, वध, वीरांगना, वज्रभाषा आदि इन सब रचनाओं को दर्शा देंगे। और मेरे दोस्त, आप सबको पहले ही बताएं कि इनकी रचनाओं को याद रखिएगा। किसी भी लेखक, किसी भी कवि काव्यत्री की रचनाओं को याद रखिएगा जो महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर पिछले वर्ष एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नहुस किसकी रचनाएं हैं। आप सब प्रीवियस ईयर बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे तो आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा, नहुस किसकी रचनाएं हैं। अगर आप सब रचनाओं को तैयार किए हैं तो आप तुरंत जवाब देंगे मैथिली शरण गुप्त का है। तो इस तरीके से आप सभी को रचनाओं को, महत्वपूर्ण रचनाओं को तैयार कर लेना है। और साहित्यिक परिचय मेरे दोस्त अगर आप इस तरीके से लिखेंगे ना, तो आप 80 शब्द में लिख भी पाएंगे और पूरे 5 में 5 नंबर प्राप्त भी कर पाएंगे। साहित्यिक परिचय इस तरीके से लिखा जाता है जिससे जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक कर रहा है ना, उस कवि की छवि अपने मन में बना सके। इस तरीके से साहित्यिक परिचय लिखना होता है। और आप सबके क्वेश्चन बैंक में या फिर कहीं और पर देखेंगे, इतनी बड़ी बड़ी पंक्तियों में साहित्यिक परिचय लिखा जाता है मेरे दोस्त। क्या जरूरत है उतना लिखने का जब एग्जामिनर आपसे 80 शब्दों में कह रहा है लिखने के लिए।
और भी प्रश्न तो करना रहता है, केवल साहित्यिक परिचय तो लिखना नहीं है, 5 नंबर से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आपको जितना शब्दों में कहा गया है उतना शब्दों में लिखते हुए आगे प्रश्न की तरफ चलेंगे, जिससे अच्छा स्कोर कर सके। तो दोस्तों, अगर इस तरीके से और भी महत्वपूर्ण लेखक, कवि, कवियत्री या फिर हिंदी के किसी भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो वहाँ पे हिंदी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट करते हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपको वहाँ पे क्रम से देखने को मिल जाएगा। तो आप सब उस प्लेलिस्ट से जुड़कर अपनी पढ़ाई में चार चांद लगा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरीके से हर रोज़ शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आप मिलते अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।